नमस्कार। पत्रिका टीवी के खास कार्यक्रम यूथ एंड सोल्जर में भविष्य की संभावनाओं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए, वे नौजवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि भारतीय सशस्त्र सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आखिरकार कैसे होती है वेटरनरी ग्रेजुएट की भारतीय सेना की रिमाउंट वेटरनरी कोर यानी कि आरवीसी में अधिकारी के रूप में कमीशनिंग। साथ ही इस कार्यक्रम में आप जानेंगे इस विषय से जुड़े आपके जहन में उठ रहे हर सवाल का जवाब। तो चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं हमारे खास मेहमान कर्नल आर.एस. भंडारी से, जो आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे आप बन सकते हैं आरवीसी में अधिकारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। वे 33 साल सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इस दौरान वे प्रशिक्षण रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और भर्ती निर्देशक तक भी रहे हैं, जो भर्ती से संबंधित है। वे अभी मार्गदर्शन, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक हैं, जो कि करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी आदि में कार्यरत है। कर्नल में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रेरित करने, सलाह देने का जुनून है, जो युवाओं को आत्म खोज के मार्ग में पसंदीदा गंतव्य तक ले जाता है। इन्हीं खूबियों के साथ आपके बीच कर्नल साहब हैं और साथ ही कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज बात करते हैं रिमाउंट वेटरनरी कोर के बारे में। सर, पहला सवाल आज के इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ, भारतीय सेना की रिमाउंट वेटरनरी कोर यानी कि आरवीसी क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये आप दर्शकों को बताएं। आरवीसी इंडियन आर्मी की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोर है। इससे पिछला एक एपिसोड में जब अपन ने मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स की बात की थी, तो वो भी एक बहुत ओल्ड कोर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोर। उसी तरह से क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो आर्मी के अंदर बहुत पहले से थे, अब कम होते जा रहे हैं। तो इनका जो मुख्य काम है वो वेटनरी कोर का है कि आर्मी के अंदर वेटनरी कवर प्रोवाइड करना इनका मुख्य कार्य है। अब आते हैं कि इनकी आवश्यकता किस लिए पड़ी। कि आर्मी के अंदर हॉर्सेस होते हैं स्पोर्ट्स के लिए और सेरेमनीज़ के लिए, म्यूल्स होते हैं जिनको हम आम भाषा में पोनीज बोलते हैं, डॉग्स होते हैं और इसके अलावा पहले तो इवन कैमल्स भी थे। नाउ ये जो म्यूल्स है इनका काम होता है लोड कैरिंग करने का। अब डॉग्स का काम है सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए डॉग्स यूनिट्स होती हैं। तो आर्मी के अंदर आज की डेट में आप समझ लीजिए 1000 के करीब तो डॉग्स हैं, 5000 म्यूल्स होंगे और 1500 हॉर्सेस होंगे। इनका सबकी जो मेडिकल कवर है या वेटनरी कवर है वो प्रोवाइड करना इस कोर का काम है। इसके बाद में क्या आता है कि इनको ट्रेन करना, इनको पैदा करना, प्रोडक्शन करना, कहीं दूसरी जगह से खरीदना है तो भी वो भी काम इन्हीं के जरिए होता है जी। तो पैदा करना या ब्रीडिंग करना, रियरिंग करना, इनको जो पालन करना है, इनकी ट्रेनिंग करना है, इन एनिमल्स को सारी को तैयार करके फिर प्रोवाइड करना। मान लीजिए 61 कैवलरी जो जैसे जयपुर में है, या प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है दिल्ली के अंदर, या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो एनिमल्स को प्रोवाइड करना भी इनका काम है। नेक्स्ट आते हैं कि इनका जो वेटनरी ऑफिसर्स हैं, इनका एक और बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि जितना भी एनिमल फूड किसी भी तरह का है, मान लीजिए मीट है, चिकन है, फिश है, ये पोल्ट्री आइटम्स वगैरह जो आर्म फोर्सेस में राशन के रूप में आते हैं, जवानों ऑफिसर्स के राशन के पार्ट में आते हैं, उनका इंस्पेक्शन करना भी इनका काम होता है। और ये ट्रेनर्स हैं, डॉग्स के ट्रेनर्स हैं, और जैसे जो ट्रेनर्स हैं, डॉग के जो हैंडलर्स हैं, उनको भी ट्रेन करने का काम इन्हीं का है। और मैं इनका जो मोटो है, बड़ा इंटरेस्टिंग मोटो है कि पशु सेवा अस्माकम धर्मा। इसका मतलब है कि सर्विस टू एनिमल्स इज आवर ड्यूटी। ये इनका टोटल रोल होता है। ये इनका टोटल रोल हो गया, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। और कहीं ना कहीं देखिए, इंसानी जो ट्रेनिंग होती है, जो प्रशिक्षण होता है, वो हर विषय में, हर कैटेगरी में मिलता है। लेकिन जब आप पशु के साथ में काम करते हैं जो कि बेजुबान हैं,
उनका केयर करना और उन्हें उस काबिल बना देना कि वो लड़ाई के समय में भी आपके काम आए, अन्य विकट परिस्थितियों में आपके काम आए, तो ये बड़ी बात है। तो बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है और इसी के साथ ही आप भी इसमें भर्ती हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। कैसे, इस पूरे कोर में, इसको लेकर भी पूरे इस विषय में चर्चा करेंगे। अगला सवाल इस पूरे कार्यक्रम में मैं शामिल करना चाहूँगा, विशेष डॉग को आरवीसी किस प्रकार का प्रशिक्षण देता है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। मैं सोच ही रहा था कि डॉग सबको ज़्यादा प्यारे होते हैं, तो सवाल पहला उन्हीं पे आएगा। तो डॉग्स का जो इस्तेमाल है, सबसे इम्पॉर्टेंट उनको ट्रैकिंग डॉग्स के तौर पे ट्रेन किया जाता है। एक्सप्लोजिव डिटेक्शन के लिए, मतलब ये विस्फोटक पदार्थ को पता लगाने का काम, माइन डिटेक्शन, अगर कोई खनन होने वाला है, अवलांच होता है, जैसे बर्फीले पहाड़ों के अंदर हिम जो उसको खनन बोलते हैं, उसका बचाव के अभियान में उनको इस्तेमाल किया जाता है। सर्च एंड रेस्क्यू में उनको इस्तेमाल किया जाता है। इन्फेंट्री के साथ में जब वो पेट्रोलिंग करते हैं या गार्डिंग करते हैं तब इस्तेमाल किया जाता है। थेफ्ट, चोरी है, कोई पिल्फरेज है, तो इन सब चीज़ों के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। अभी तो उनको इवन अगर क्रूड ऑयल की लीकेज कहीं हो रही है, मतलब जो पेट्रोलियम क्रूड होता है, अगर उसकी लीकेज कहीं पर है तो वो भी डिटेक्शन करना उनको ट्रेन किया जा रहा है। ये सारी जिम्मेदारियां इनके साथ में जुड़ी हुई होती हैं। आप समझिए कि किस प्रकार से इन्हें ट्रेन किया जाता है। जब ऐसी विकट परिस्थितियां होती हैं तो फिर ये सामने फ्रंट फुट पे आते हैं और मदद करते हैं सेना की। ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ मैं शामिल करना चाहूँगा। आरवीसी की एक भूमिका सेना में जानवरों को, पशुओं को पशु चिकित्सा कवर प्रदान करना है, तो फिर इसमें शामिल क्या क्या होता है, क्या प्रोसेसर है? कुछ तो अपन ने पहले कवर किए हैं, कुछ और जो मैं बताना चाहूँगा कि पशु आधारित जितनी भी रसद है जी, उसकी जिम्मेवारी भी इन्हीं की है। फिर इनको जो एनिमल्स हैं उनको ऑपरेशनली रेडी करना, वो जिम्मेवारी इनकी है। और जो बीमार पशु होते हैं उनकी देखभाल, उनका हेल्थ मैनेजमेंट, उनका वैक्सीनेशन, उनका डिजीज़ कंट्रोल और उसको टैक्टिकली किस तरह से एम्प्लॉय करना है, कि मतलब किस तरीके से वो, अभी जैसे मैं आर्टिलरी का बताऊंगा। जब मैं ऑफिसर बना 1972 में, तब आर्टिलरी में भी म्यूल होते थे। तो उन म्यूल्स को, आर्टिलरी का इक्विपमेंट को कैसे कैरी करना, कैसे डिप्लॉयमेंट के टाइम पे कैसे जाके उनको कहाँ रुकना है, वो सारा चीज़ को सिखलाना इनका ही काम था। और बेसिकली एक तरीके से ये समझ लीजिए आपकी, उनको सैनिक उद्देश्यों में नियोजित करना ये मेन इनका काम हो गया। ठीक है, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ मैं शामिल करना चाहूँगा इस पूरी चर्चा में। बेहद रोचक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों से भरी हुई आज की ये चर्चा है। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, आरवीसी के बारे में जानकारी नहीं होती, आखिरकार ये काम कैसे करते हैं, हर किसी के जहन में सवाल होता है। 61 कैवलरी कैसे काम करती है, बाकी जो रेजिमेंट हैं, कोर हैं, वो कैसे काम करती हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। और क्योंकि आम जनता का इससे कनेक्शन नहीं होता तो सीधे तौर पर उन्हें ये जानकारी मिल भी नहीं पाती हैं। तो ऐसे में आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं शामिल करना चाहूँगा, क्या आरवीसी अन्य संगठनों को सहायता प्रदान करता है? सर, ये भी आप बताएं। बिल्कुल प्रोवाइड करता है, जैसे एनएसजी है या एसएफएफ है जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, जो कि अपने तिब्बत के अपोजिट डिप्लॉय रहती है। इंडियन नेवी को करता है, आसाम राइफल्स को करता है, डीआरडीओ को करता है, और यूएन मिशन में जब अपनी सेना को कहीं भेजा जाता है तो ये आरवीसी का इस्तेमाल होता है। जी जी। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ सर, शांति और युद्ध दोनों में अपनी भूमिका निभाने के लिए आरवीसी का संगठनात्मक ढांचा क्या है? ऐसी स्थिति में क्या इनका रोल होता है, काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक हेडक्वार्टर या एक बड़ा इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है जी। तो सबसे पहले है कि आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज है मेरठ कैंट के अंदर जी, जहाँ पर सबको ट्रेनिंग दी जाती है। आरवीसी के ऑफिसर्स, मैन, जेसीओस और एनिमल्स को भी, ख़ास तौर से आर्मी डॉग्स को जो ट्रेनिंग है वो वहाँ दी जाती है। और तो बेसिक ट्रेनिंग इसमें इंक्लूड होती है, टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा वहीं पर मेरठ कैंट के अंदर सेंट्रल मिलिट्री वेटनरी लेबोरेटरी है,
जहाँ की पूरा एनिमल के रिलेटेड रिसर्च, डिजीज़ के बारे में डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन और एपिडेमोलॉजी है या साइकोलॉजिकल है पार्ट है, न्यूट्रिशन एलिमेंट्स हैं, ये सब की रिसर्च वहाँ की जाती है। अब आते हैं कि इनको ब्रीडिंग जो मतलब पहले जो इनको मान लीजिए घोड़ा है या खच्चर है, जो म्यूल्स हैं, इनको ब्रीडिंग करने के लिए 2 जगह है, हिसार और बाबूगढ़ है, वहाँ पर इनकी ब्रीडिंग हॉर्सेस और म्यूल्स की जाती है। फिर उनको डेपोज हैं, रिमाउंट ट्रेनिंग डेपोज हैं, सहारनपुर के अंदर है और हेमपुर उत्तराखंड के अंदर है, जहाँ पर इनकी ब्रीडिंग, रियरिंग, इनका पालन पोषण किया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है और इनको वहाँ से सप्लाई किया जाता है जिन यूनिट्स में इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गया इनिशियल इनका ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल। उसके बाद में जो यूनिट्स होती हैं, इनमें होती हैं कि एक तो मोबाइल वेटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं, मिलिट्री वेटनरी हॉस्पिटल होते हैं पीस टाइम पे, और वॉर के टाइम पे मोबाइल हो जाते हैं फील्ड वेटनरी हॉस्पिटल्स, और एडवांस फील्ड वेटनरी हॉस्पिटल्स हो जाते हैं। अभी आते हैं कि ये तो, और इनकी जो अपनी खुद की यूनिट्स हैं, डॉग यूनिट्स जो होती हैं वो इनके नीचे ही है, आरवीसी के डायरेक्टली इनके नीचे है। ये यूनिट्स इनके अंडर में आ जाती हैं और सीधे सीधे इनके ऊपर जो कमांड होता है वो इनका होता है। सर, आरवीसी अधिकारी होते कौन हैं, कहाँ तैनात किए जाते हैं, कहाँ इनकी तैनातगी होती है? आरवीसी अधिकारी सबसे पहले तो अपने जो ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन बताया इनके अंदर इनके अधिकारी पोस्टेड होते हैं। इसके अलावा ये पोस्टेड होते हैं जहाँ पर ये वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, जो हॉस्पिटल्स की बातें अपन ने की, सप्लाई डिपोज में होते हैं, एसी के जो सप्लाई डिपोज होते हैं, और एनिमल ट्रांसपोर्ट यूनिट्स जो है होती हैं आर्मी सर्विस कोर के अंदर होती हैं, वो वहाँ पर भी इनकी पोस्टिंग की जाती है। इसके अलावा कुछ एनसीसी यूनिट्स हैं जहाँ पर रिमाउंट वेटनरी यूनिट्स हैं एनसीसी की, उनमें भी इनकी पोस्टिंग होती है, और इसके अलावा हेडक्वार्टर्स में इनकी पोस्टिंग होती है। आरवीसी ऑफिसर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की योग्यता क्या होती है, ये आप दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगा इसमें कि इससे पहले, आज से पहले जी सिर्फ मेल ऑफिसर्स ही, मेल कैंडिडेट ही लिए जाते थे। अब पहला कोर्स के नोटिफिकेशन निकल गया है जिसमें फीमेल्स भी आरवीसी में जाएंगी, सबसे पहली बात जी। दूसरी जो उम्र है वो 21 से 32 साल होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका बैचलर इन वेटनरी साइंस या बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री किया हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो और भी अच्छी बात है, पीएचडी किए हुए तो और भी अच्छी बात है। तो ये तो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। और आपका सर्टिफिकेट्स अगर आपने कहीं जमा करा दिए हैं बाई चांस किसी जगह एडमिशन के लिए या किसी जॉब के लिए, तो आपको इसके लिए पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स आपको सर्टिफाई करके आपके कॉलेज से लेना पड़ेगा कि मेरा सर्टिफिकेट फला जगह पर है, ये ज़रूरी है। और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट के साथ में। अगर कोई आपने हायर क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी किया है, ये साफ़ करना चाहूँगा कि इसका लाभ आपको कुछ सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं मिलेगा। बाद में इसका क्या लाभ मिलेगा वो जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो बात चर्चा में आएगा तो बताएंगे। और पहले ही जैसे बताया गया है कि अनमैरिड होना इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है, ये मस्ट है। और प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि महिलाएं पहली बार सेलेक्ट हुई हैं, ध्यान रखें कि आप ना तो सिलेक्शन के समय प्रेग्नेंट होनी चाहिए ना सिलेक्शन के बाद प्रेग्नेंट होनी चाहिए, जब तक कि आपका ये आपका पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, ज्वाइनिंग जब तक नहीं हो जाती तब तक आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये नियम कायदे हैं, प्रोसीजर है जिसके ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ज़रा सी आप लापरवाही करते हैं तो चूक हो सकती है और सेना में भर्ती से आप पीछे छूट सकते हैं। ऐसे में इन छोटे छोटे बातों का ध्यान रखें ताकि वो आगे जाके बड़ी गलती ना बने, परेशानी ना बने आपके लिए। सर, आरवीसी ऑफिसर भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पूरा प्रोसेस वो भी आप दर्शकों को बताएं। अपन देखते हैं पहले तो वैकेंसीज जो हैं, इसमें जो वैकेंसीज हैं 20 के करीब वैकेंसीज होती हैं जी। उनमें से 4 महिलाओं की वैकेंसीज हैं होती हैं जी।
सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एप्लीकेशन जो ऑफलाइन ली जाती है, ये ऑनलाइन नहीं ली जाती हैं, और शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, और जो स्क्रीन करने के बाद में कैंडिडेट्स को एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। इसमें एसएसबी है आरवीसी के अंदर, और मेरिट लिस्ट जो है वो एसएसबी के बेस के ऊपर ही मेरिट लिस्ट बनती है, और कोई पैरामीटर्स इसमें शामिल नहीं होते हैं आपका सिलेक्शन के लिए। जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको सबसे पहले कैप्टन की रैंक मिलती है, और आपको लेवल 10B जो नॉर्मल डॉक्टर्स का लेवल है पे स्केल का, वही पे स्केल होता है, और एनपीए आपका 20% होता है, और कमीशन के बाद में आपको 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज मेरिट कैंट में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या शॉर्ट सर्विस आरवीसी कमीशन ऑफिसर को एंटीडेट सीनियोरिटी मिलती है? ये भी आप दर्शकों को बताएं। ये सवाल कनेक्टेड है पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी जी जो है उनके लिए, कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको 12 मंथ्स, और अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आपको 24 महीने की एंटीडेट सीनियोरिटी मिलती है। एंड ज़रूरी यह है कि वो सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। उस समय आप ध्यान रखें सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नहीं तो फिर इसकी परेशानी जो है वो आपको हो सकती है, इसलिए पहले से तैयारी रखें, पहले से सावधानी रखें। एक और महत्वपूर्ण सवाल इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन आरवीसी ऑफिसर का कार्यकाल कितने साल का होता है? क्या इसे बढ़ाया भी जा सकता है? ये भी आप दर्शकों को बताएं, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। इनका जो कमीशन है शॉर्ट सर्विस वो 5 साल का होता है, और इसको बढ़ाया जा सकता है 9 साल से 5 साल और फिर 4 साल, टोटल 14 ईयर्स तक। एंड अगर आप किसी भी स्टेज पे, ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू में अगर आप अनसूटेबल पाए जाते हैं तो आपको बाहर भी किया जा सकता है। प्रोबेशन पीरियड का रूल भी लागू है इसके अंदर। तो ऐसे में सावधानियाँ बरतें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी एक ज़रा सी गलती आपको बाहर तक पहुंचा दे। एक और सवाल इसी पूरे महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा हुआ है। शॉर्ट सर्विस कमीशन आरवीसी ऑफिसर के लिए आगे प्रमोशन की संभावना क्या है? किस रैंक तक इन्हें पदोन्नति मिलती है? सर ये भी आप दर्शकों को बताएं। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक टारगेट वो फिक्स करके आगे चलेंगे, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कैरियर प्रोग्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोशन अप टू लेफ्टिनेंट कर्नल टाइम स्केल होता है, उसके बाद में अप टू लेफ्टिनेंट जनरल तक सिलेक्शन ग्रेड बेस पे होता है। वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, यानी कि पूरी संभावना है आपके प्रोग्रेस की, पूरी संभावना है आगे अनंत शिखर तक आप पहुँच सकते हैं। सेना में एक बहुत बड़े पद तक आप पहुँच सकते हैं। बस ये है कि तैयारी और प्रदर्शन आपका उसी काबिल होना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन आरवीसी ऑफिसर के लिए परमानेंट कमीशन होने के क्या प्रावधान है? ये भी सर बताएं, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स जो आरवीसी के हैं वो परमानेंट कमीशन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड जब वो एंटर किए हैं, जब वो कमीशन हुए तब उनकी एज अगर 30 से कम थी। ये एक इम्पॉर्टेंट राइडर है। उसके बाद उनको डिपार्टमेंटल परमानेंट कमीशन का जो बोर्ड बैठता है उसके थ्रू जाना पड़ेगा, जैसे बाकी मेडिकल ऑफिसर्स का अपन ने पिछले कई एपिसोड्स में जिक्र किया था, सेम तरीका है। और अगर आपने डॉक्टरेट की हुई है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट, अपना बेनिफिट इन द सेंस आप के लिए जो पीरियड ऑफ फिजिकल सर्विस है वो कम हो जाएगा नेचुरल, जितना एंटीडेट के हिसाब से, और आप परमानेंट कमीशन के लिए डीपीसी के थ्रू जा सकते हैं। युवाओं की सोच, युवाओं की तैयारियों को लेकर हमने कार्यक्रम शुरू किया यूथ एंड सोल्जर, ताकि उन्हें वो रास्ता मिले, वो मंजिल मिले, जिससे उनकी जो राह है वो आसान होती चली जाए, उन्हें वो मंजिल जो है वो मिल पाए। कोशिश हम लगातार यही करते हैं कि सेना भर्ती से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आप तक हम पहुंचा सके, और यही कारण है कि दर्शकों से जो रेस्पॉन्स है वो भी हमें इसी प्रकार से मिल रहा है, और लगातार जो दर्शक हैं हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स आते हैं, हम कोशिश करते हैं इन दर्शकों की उन सवालों के जवाब हम अगले कार्यक्रम में आपको दे पाएँ। कोशिश हर बार यही रहती है, और इसी कड़ी में हमने कुछ दर्शकों के सवाल इसमें शामिल किए हैं। सर मैं वो सवाल यहाँ पर लेना चाहूँगा ताकि दर्शक जो हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी जो मन में जहन में उठ रहे हैं सवाल, उनका जवाब उन तक पहुँच सके। एक सवाल है सर, उनका ये पूछना है कि सेना में सिलेक्शन ग्रेड प्रमोशन क्या है,
इसके बारे में उन्हें बताएं। देखिए, सेना में दो तरीके से प्रमोशंस जी होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक एक्टिंग रैंक होती है और एक सब्सटेंटिव रैंक होती है। जी। सब्सटेंटिव का जो पीरियड है वो लंबा होता है, और एक्टिंग रैंक जब आपको पहली बार रैंक लगती है तो आप एक्टिंग रैंक में आ जाते हैं। एक तो ये बात है। जी। अब आते हैं कि सब्सटेंटिव जो प्रमोशन है वो कुछ केसेस में टाइम बाउंड है, जैसे टाइम स्केल हमने बताया टाइम बेस्ड है। साथ में मेरिट तो है ही है, ACR तो इम्पोर्टेंट है ही है, वो तो रहता ही है, बट पीरियड है जी, इस पीरियड के बाद में आपको ये रैंक मिल जाएगी जी। तो ये टाइम बेस्ड प्रमोशन है। और सिलेक्शन ग्रेड के लिए जो सिलेक्शन रैंक्स हैं, जनरली लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर जितनी भी ये रैंक्स हैं वो सिलेक्शन बेस के ऊपर होती हैं। उसके लिए एक बोर्ड्स बैठते हैं आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर, बहुत इम्पार्शियल प्रैक्टिकल बोर्ड्स होते हैं। छोटी मोटी खबरें अखबार में इधर उधर आ जाती हैं एक दो, बट मोर और लेस बहुत ट्रस्टवर्दी सिस्टम है प्रमोशन बोर्ड्स का। वहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सिलेक्शन ग्रेड, आपको नेक्स्ट रैंक मिलती है। अब आते हैं टाइम स्केल क्या होती है। कुछ रैंक्स में ऐसा है कि जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद में अगर आप कर्नल सिलेक्शन ग्रेड में नहीं बने तो आपको एक फिक्स पीरियड है, उसके बाद में आपको टाइम स्केल कर्नल साहब बन जाएंगे आप। तो अभी आप देखते होंगे कि कर्नल रैंक के ऑफिसर बहुत दिखाई देते हैं। उसमें आप के लिए डिस्टिंक्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि कौन सिलेक्शन ग्रेड का है और कौन टाइम स्केल का है। पहले उनके एक ज़माना था कुछ सालों पहले, 20 साल पहले, जबकि उनके रैंक के ब्रैकेट में लिखा जाता था TS, फिर वो बंद कर दिया गया। तो वो ऑर्डिनरी कोई समझेगा नहीं कि कर्नल टाइम स्केल है या कर्नल सिलेक्शन ग्रेड है। पर ये ज़रूर है कि हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने सवाल पूछा था वो ज़रूर समझ गए होंगे इसका जवाब, उनको अपना जवाब मिल चुका है। एक और दर्शक हैं सर, नितिन है बेंगलोर से, वो बहुत ही बेसिक सा एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। देखिए, दर्शकों के मन में क्या है वो इन सवालों से पता चलता है। उनका सवाल बहुत ही बेसिक सा है, लेकिन वो जानकारी कहाँ से ले ये उनके लिए समस्या बना हुआ था। उनका सवाल है कि म्यूल जो होता है सेना में, यानी खच्चर, उनके बारे में आप उन्हें जानकारी दें कि उनका रोल क्या होता है, उनके ज़रिए, क्योंकि बहुत मजबूती इस सेना में उनकी मानी जाती है, तो उसके बारे में वो जानकारी चाह रहे हैं। देखिए, म्यूल क्रॉस होता है हॉर्स या पोनी और डंकी के बीच में क्रॉस है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है, बहुत जल्दी सीखता है और रिलायबल है। और लास्ट माइल जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है आर्म फोर्सेस में, लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट जो पहाड़ी इलाकों में या जंगल के इलाकों में, वहाँ ये बहुत अच्छे काम करते हैं। और ये दो कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया गया है। एक तो म्यूल आर्टिलरी कहलाता है और एक म्यूल जनरल सर्विस कहलाया जाता है। वो लोड कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन होता है और उनकी तंदुरुस्ती को ध्यान में रख के डिसाइड किया जाता है और उनके इंटेलिजेंस को डिसाइड करके कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। अगर आपने कभी अच्छी कोई मिलिट्री फिल्म्स देखी हो तो आप नोट करेंगे कि म्यूल इतने इंटेलिजेंटली खुद ही चलते रहते हैं। आप में से जो इवन वैष्णो देवी या वगैरह इधर उधर जहाँ पर म्यूल्स पे लोग यात्रा करते हैं, आपने देखा होगा बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है। बिल्कुल, पहाड़ी इलाकों में तो आम जनता के लिए रीढ़ की हड्डी ये साबित हो जाते हैं। ऐसी जगहों पे जो बिल्कुल कठिन परिस्थितियों में वो जगह होती है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संजीवनी उस पूरी एरिया के लिए है। वो आपकी लाइफ लाइन अपने आप में कहलाते हैं, कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करके रखते हैं उन परिस्थितियों में जहाँ पे साधन नहीं पहुँच सकते, व्हीकल नहीं पहुँच सकते। ऐसे में इनका जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, दिल्ली से वनीता है, डॉग लवर है, वो पूछ रही हैं कि भारतीय सेना में किस तरह के डॉग शामिल होते हैं और एक डॉग यूनिट में कितने डॉग हो सकते हैं? एक डॉग यूनिट में 24 डॉग्स होते हैं और यूनिट भी दो तरह की होती हैं। एक तो हाफ यूनिट कहलाती है और एक जो प्रॉपर यूनिट है फुल। तो हाफ में ऑब्वियसली 12 होते हैं। और जो डॉग्स की वैरायटी है वो बहुत ब्रॉड है जी। उनके जैसे अपन ने उनका यूजेस के बारे में डिस्कस किया था, उनको ध्यान में रखते हुए लैब्राडोर्स होते हैं, जर्मन शेपर्ड्स होते हैं, बेल्जियन शेपर्ड्स होते हैं, ग्रेट माउंटेन स्विस डॉग्स होते हैं। और अभी हमने अपने देश के कर्नाटका के जो मुधोल
हाउंड्स कहते हैं उनको, जो अपने कर्नाटका से हैं, और एक कॉकर स्पाइनल डॉग कैटेगरी है। इनको ट्रायल बेसिस के लिए यूज़ करना शुरू किया है। तो वैरायटी अच्छी है आर्म फोर्सेस के अंदर डॉग्स की। बिल्कुल। पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए पत्रिका के ऑफिशियल आईडी पे। इसके साथ ही आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूथ एंड सोल्जर जब फेसबुक और यूट्यूब पे हमारे जो कार्यक्रम का प्रसारण होता है वहाँ पर भी आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी ये बात रख सकते हैं। कर्नल साहब आपको अगले कार्यक्रम में इसका जवाब देंगे। आपका जो सवाल है उसका जवाब आप तक पहुँचेगा। कोशिश यही है आपके तमाम वो जो सवाल इसमें हम शामिल कर सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी चर्चा में आप शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। थैंक यू सो मच। युवाओं के लिए आपकी सलाह, आपकी दिखाई मंजिल बेहद कारगर साबित होगी उन्हें उन मुकाम को हासिल करने में। यूथ एंड सोल्जर की कोशिश है, इस कार्यक्रम की कोशिश है कि आप तक हम उन तमाम मुद्दों को लेकर पहुंचे जिनके जरिए आप सफल हो पाएं, आप अपनी मंजिल को छू पाएं, पहुंच पाएं सेना के उस मुकाम तक जब देश सेवा में आपका नाम इस देश के साथ आगे बढ़े और हम सबको गर्व हो। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।